Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? हम में से एक एक अपने कर्तव्य का संपूर्ण तौर से पालन करें, ताकि आने वाले समय में भारत भूमि और हर एक भारतवासी की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। जो स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे, ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ज़मीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं, और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है
बगैर किसी तकलीफ के हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही पूरा कर सके हैं, इसकी हमें खुशी है। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ। सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। Ladies and gentlemen, friends, I feel that this visit of General Secretary Gorbachev to India has been a major landmark in our bilateral relations. It has reaffirmed the strong friendship between our two countries. We have had very wide-ranging discussions, very intensive discussions, almost, I think if I'm right, 10 hours between just the two of us, and I feel that they have been very fruitful. They have been held in an atmosphere of warmth, of confidence and of trust. एक समस्या और बड़ी समस्या जिसका जिक्र मैंने पहले दिन भी किया था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आया हुआ। हम लोग का पूरा प्रयास कि इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले, क्योंकि वही इस देश का रास्ता रहा है अपनी समस्याओं को हल करने का। अभी तक इसमें विशेष कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े हूँ। कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ रही हैं, मुद्रास्फीति रही है कुछ समय से, बजट के घाटे भी रहे हैं, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। उन पे भी काबू करने में कुछ समय लगेगा। आज इस सवाल पर बोलने के लिए मेरे मन में दुविधा थी। केवल बोलने के लिए नहीं, इस सवाल के ऊपर मेरे मन में दुविधा थी। हमारे मित्र मुलायम सिंह यादव ने इशारा किया, नाम मेरा नहीं लिया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं इस राय का था और आज भी इस राय का हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो कानून स्थिति को संभाल सके। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि पोटो बिल का मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक बात ध्यान में रखने की है कि जो लोग पोटो को लागू करना चाहते हैं उनका रवैया क्या है, उनका तरीका क्या है, वो किस तरह से परिस्थितियों को साथ में लाना चाहते हैं, हाथ में लाना चाहते हैं। प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों राजनीतिक दलों ने
आपके सामने कई मुद्दों व नीतियों पर चर्चा की। आज मैं कांग्रेस आई की मुख्य नीतियों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देश की एकता और अखंडता सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को चेतावनी दी कि देश की एकता और अखंडता खतरे में है, तब विरोधी दलों ने कहा कि वे लोगों को बिला वजह भयभीत कर रही हैं। हथियारों की गोलियों ने इंदिरा जी को हमसे अलग कर दिया। उन्होंने जीवन की कुर्बानी देकर यह साबित किया कि जो खतरे वे देखती थीं वे सचमुच मौजूद हैं। अब जबकि इंदिरा जी हमारे बीच नहीं हैं, यह कहा जा रहा है कि देश की एकता और अखंडता कोई मुद्दा ही नहीं है। सारे विरोधी दल इस बारे में एक मत हैं, परंतु मामला इतना सरल नहीं है। असल में कोशिश ये चल रही है कि ये बड़ा सवाल नज़रअंदाज हो जाए। देश की एकता और अखंडता को खतरा भीतर और बाहर दोनों तरफ से है। एक पूरा षड्यंत्र है कि हमारा राष्ट्र डगमगा जाए, टूट जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इसी साजिश का हिस्सा है। चाहे देश के moving on and moving forward, of 1 year, the conducting the business of the House in Rajya Sabha by our Uprashtrapati ji. I just went through this book. It gives me a great pleasure of nearly 4 decades of the service rendered by Uprashtrapati वेंकैया नायडू जी। हमने राजनीतिक स्वराज्य 50 साल पहले ले लिया था। आज हमको आर्थिक स्वराज्य की तरफ बढ़ना है, और इस तरफ आज बढ़ने के लिए हिंदुस्तान की योजनाएं, जिनकी नवी योजना आपके सामने, नामी 9th प्लान आपके सामने कुछ दिनों में आने वाली है, उसी आर्थिक स्वराज की तरफ देश को ले जाना चाहती है। हिंदुस्तानियों की मेहनत, 50 साल की मेहनत एक फल लाई है इस शक्ल में कि आज दुनिया मान के चलती है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जगह बन गई है मंडी की। मंडी इसलिए नहीं कि हम सिर्फ माल खरीदते हैं, मंडी इसलिए कि हमारे कारखाने, हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई अपनी मेहनत से देश की आर्थिक तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों,
आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज़्यादा चिक करके कहते हैं और ज़्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही हैं।